हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बारे में, लिटिल बिट नॉलेज गेन करी थी। तो आज हम थोड़ा 73rd अमेंडमेंट को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, क्या वो सभी स्टेट्स पर इक्वली एप्लीकेबल हो सकता था, पूरी तरह से एप्लीकेबल था, लागू किया गया था, या हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इस तरह की यहाँ पर डिस्कशन करी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने की बात करी गई थी, उसमें ऐसे प्रोविज़न्स नहीं थे जो आदिवासी पॉपुलेशन, जो कि बहुत स्टेट्स जो हैं इंडिया की, लाइक महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा वगैरह वगैरह, ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट में जो आदिवासी पॉपुलेशन रहती है, उन पर वो प्रोविज़न्स जो 73rd अमेंडमेंट में बनाए गए थे वो एप्लीकेबल नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि वो लोग मूव करते रहते थे, है ना। और 1996 में एक सेपरेट एक्ट पास किया गया, जिसमें ये बताया गया कि पंचायती राज सिस्टम के जो भी प्रोविज़न्स थे उनको एक्सटेंड किया गया, मतलब उनको बढ़ाया गया है, कि इनसे रिलेटेड ये जो आदिवासी पॉपुलेशन के जो एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में इनको थोड़ा सा इन्हांस करा गया है। और उसके बाद ये सेपरेशन ऑफ एक्ट वाज पास्ड। ये मतलब सेपरेशन ऑफ एक्ट जो था वो क्यों पास हुआ? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बताई गई है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा आदिवासी कम्युनिटीज़ जो थी वो रहती थी, और वो क्या करते थे, अपने ट्रेडिशनल कस्टम्स और अपनी ड्यूटीज़ को मैनेज करते थे। मींस उनके जो कॉमन रिसोर्सेज होते थे, लाइक फॉरेस्ट हो गया, वाटर रिजर्वियर हो गए, एट्सेट्रा, वो उनको उन्होंने ऑन करा होता था, और उन्हीं से रिलेटेड उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उनको वो उसी तरह से मैनेज कर रखा था उन्होंने, मेंटेन कर रखा था फंक्शनिंग को। उसके बाद यहाँ पर बताया गया, ये जो न्यू एक्ट पास हुआ था, उसमें क्या किया गया, ये जो आदिवासी कम्युनिटीज़ थी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी गई, और साथ में जितने भी रिसोर्सेज थे उनको मैनेज किया गया, ताकि वो एप्लीकेबल हो सकें, सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो सके, सभी उनको ईजिली क्या कर सकें, स्वीकार कर लें। अब ज़्यादा पास जो थी वो किसको दे दी गई? ग्राम सभा को दे दी गई, कि आप लोगों को क्या करना है, इन एरियाज़, ये जो हैं कौन से आदिवासी कम्युनिटी के जो एरियाज़ हैं, और उनमें आप लोग अपनी पावर को क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आदिवासी कम्युनिटीज़ में, तो उनको भी आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हो। साथ में ये जो इलेक्टेड विलेज पंचायत थी, उनको प्रॉपर एक कंसेंट दी गई, इन कम्युनिटी के रिस्पेक्ट के लिए, रिस्पेक्ट्स का क्या हो गया, इनके वेलफेयर के लिए कुछ स्कीम्स बनाने के लिए बोला गया। देन नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया द आइडिया बिहाइंड दिस एक्ट। इस आइडिया के इस एक्ट के पीछे का जो मेन मोटिव था वो ये था कि लोकल जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो इन आदिवासी कम्युनिटीज़ के रीति रिवाज हैं, तो ये ना, जब हम लोग एक न्यू मॉडर्न क्या लगा रहे हैं, इलेक्टेड बॉडीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस टाइम पर ये जो लोकल ट्रेडिशंस हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करना है, ना कि उनको लैग्ड बिहाइंड छोड़ना है। ठीक है, हम लोग अपनी ट्रेडिशंस को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया था कि ये उनका क्यों क्यों वो चाहते थे कि हम लोग अपनी ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करके रखें, ताकि हम लोग द स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन को इंजॉय कर सकें। कि जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन से लोग बिलोंग करते हैं, तो वो सभी में एक यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो हो, ताकि नेशन में ये लोग प्रॉपरली क्या कर सकें, कोऑपरेट करें, और एक प्रॉस्परस नेशन की फॉर्मेशन करें। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कौन होते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनको नियुक्त करती है, और ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। इलेक्शंस करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है, और साथ ही साथ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इलेक्शंस के लिए भी यही लोग जो हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
और ये जो ऑफिस होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, वो ऑटोनोमस होता है, मतलब सुप्रीम होता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कहा जाता है। उसमें किसी भी तरह के ऑफिसर की यहाँ पर कमांड नहीं चलती है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर होता है, उसको किसी भी पार्टी के साथ लिंक नहीं किया जाता है और वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मतलब ना तो वो किसी इलेक्शन, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में भी ये ऑफिसर नहीं आते हैं, इनकी फंक्शनिंग खुद से होती है। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसको भी कौन अपॉइंट करते हैं, उसको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं 5 साल में एक बार। और जितनी भी फाइनेंशियल पोजीशंस हैं लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टेट में, तो उनको कौन एग्जामाइन करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन एग्जामाइन करता है। मतलब उनकी देखभाल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टोटली पूरे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन कौन किसके पास होती है, फाइनेंशियल कमीशन के पास। और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, मतलब कौन से फील्ड से स्टेट को रेवेन्यू लेना है और कौन से फील्ड से लोकल गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ये सब जो है वो कौन डिसाइड करेगा, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। और साथ ही साथ रूरल एरिया से क्या क्या चीज़ें, मतलब एज अ टैक्सेशन या रेवेन्यू उन्होंने गैदर करना है, कलेक्ट करना है, और अर्बन एरिया से उनको क्या क्या, किस तरह से उनको मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट या रेवेन्यू जो है वो कैसे मतलब कलेक्ट करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो डिसाइड करेगा। इट्स एन इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।